हमारी जिंदगी में कई पहलू आते हैं। जब दुख का पहलू आता है तो शायद ऐसे लगता है कि आसमान हमारे ऊपर टूट पड़ा है, और जब सुख का पहलू आता है तो लगता है कि ये शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा और कोई इसे मुझसे छीन नहीं लग सकता। दोस्तों, ये चीजें होती हैं, दुख सुख, हंसी गम, खुशी हमारी जिंदगी में एक अहम हिस्सा रखते हैं। आज की एक ऐसी कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जहां पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा 22 साल पहले गायब हो जाता है, लेकिन 22 साल बाद उस बिजनेसमैन के एक फार्म हाउस में बहुत जोर से आग लगती है और वहां से उनके बेटे की कुछ खबर मिलती है। एक फार्म हाउस में आग लगने में और एक अमीर का बेटा खोया हुआ था, तो उसके मिलने में ये क्या राज थे दोस्तों? ये जो कहानी है काफी दिलचस्प होने वाली है और आप लोगों को बताएगी कि आपके अपने ही शायद आपको बहुत ज्यादा पीड़ा या दुख दर्द देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी दोस्तों हमें पुणे के रहने वाले हरिओम ओझा ने बताई। जब उन्होंने अपनी कहानी हमारे सामने रखी तो हम भी भावुक हो जाते हैं, बहुत दिल को दर्द होता है, दुख होता है, और हम उनकी कहानी में इतना बह जाते हैं कि हम बिना रुके उनकी पूरी जिंदगी की कहानी सुनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी थोड़ी सी रोशनी इनकी जिंदगी पर डालने की कोशिश कीजिए। और इस कहानी में कुछ चमत्कार भी होता है जो हम भी विश्वास नहीं कर पाते, और जो ओझा साहब होते हैं वो भी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो ऊपर वाले को बहुत मानते हैं। कहानी की शुरुआत पुणे से होती है। पुणे में हरिओम होते हैं। ये बताते हैं कि मैं बहुत छोटा था, मैं करीबन 3 साल का था। मेरे पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो मेरी माँ एक दिन इस दुनिया से चल बसती हैं। पता नहीं उनको जाने क्या हुआ, वो रात को अच्छी भली सोती हैं और सुबह मेरी माँ इस दुनिया में रहती ही नहीं है। 3 साल का बच्चा। अब मैं ना ही तो कुछ ज्यादा जानता था और ना ही मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा खास निकली हुई थी। पापा मेरे बिजनेसमैन होते हैं और जिंदगी आगे चलने लगती है। माँ मेरी इस दुनिया से चली जाती है। उसके बाद मेरे पापा मेरी माँ के जाने के बाद करीबन 1.5 से 2 साल बाद शादी कर लेते हैं। मैं 5 साल का हो जाता हूँ, और जो नई माँ आई थी, शायद मैं कहीं ना कहीं मन में खुशी मना रहा था कि जो नई माँ आएगी मैं भी उसके साथ बहुत अच्छे से रहूंगा। लेकिन जब मैं उस नई माँ का आंचल थामता हूँ तो वो झटक के उस आंचल से मुझे दूर कर देती और कह देती है कि मैं तुम्हें नहीं रख सकती। मेरे पिता से साफ शब्दों में कह देती है कि मैं इसकी परवरिश क्यों करूं। मेरे पिता अब उससे लड़ाई करते हैं कि मैंने तो शादी से पहले तुमसे तय किया था कि तुम्हें मेरे बेटे का भी ख्याल रखना होगा। तो वो कहती है कि हाँ, घर में नौकर चाकर हैं, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, लेकिन मैं इसको वो प्यार नहीं दे सकती जिस प्यार को देने की तुम उम्मीद मुझसे कर रहे हो। 5 साल का बच्चा जब एक महिला के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो वो अपने आप को उससे दूर कर लेता है। दोस्तों, वो बच्चा उस घर में अपने आप को तन्हा, अकेला महसूस करता, क्योंकि पिताजी को तो नई पत्नी मिल चुकी थी, लेकिन एक बेटे को नई माँ कहाँ मिली थी। वो हर जगह अपनी माँ को तलाशता, माँ के फोटो के सामने रोया करता, कहता, माँ तू क्यों चली गई? मेरी माँ तो तू ही है। 5 साल के बच्चे को ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो हरिओम ओझा होते हैं वो बताते हैं कि शायद मुझे उम्र से ज्यादा ज्ञान हो चुका था, क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत मिस किया करता। मैंने पढ़ाई शुरू की, जो LKG UKG नर्सरी होती है, और उसके बाद मैंने एक दिन अपने घर में एक चीज देखी। मेरी जो सौतेली माँ होती हैं, एक व्यक्ति बाहर से अंदर आता है और वो मेरी माँ को गले लगाता है और मेरी माँ को एक अलग कमरे में ले जाता है। मैं 5 साल का था, उनका पीछा करता हूँ, और मैंने जो मंजर वहां पर देखा, मैं घबरा जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा रोने लगता हूँ। शाम के वक्त जब मेरे पापा घर आते हैं अपने काम से, तो मैं अपने पापा के गले लगता हूँ और मैं अपने पापा को माँ के सामने ही माँ की पूरी सच्चाई बता देता हूँ कि माँ के पास एक व्यक्ति आता है पापा, और वो बहुत गंदा व्यक्ति है, माँ को बहुत बदतमीजी से छीता है, क्योंकि दोस्तों पढ़ने में ये लड़का बहुत ही होशियार होता है। जब ये बात पापा के सामने आती है मेरे के, तो मेरे पापा मुझे सुला देते हैं, और मैं जब कानों में आवाज आती है सोते हुए, तो मेरे माँ बाप के बीच में लड़ाई हो रही थी। मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे मेरे पापा कहीं नजर नहीं आते। पूरे घर में मैंने अपने पापा को ढूंढा और वहां पर मुझे कहीं पर भी मेरे पापा नहीं नजर आते। अब उसके बाद जो मेरी सौतेली माँ होती है, कई दिनों तक रोती है, बहुत कुछ करती है, पुलिस भी इस सब चीजों में आती है, लेकिन कहीं पर भी मेरे पापा का पता नहीं लगता है, और सभी लोग कह देते हैं कि इतना बड़ा बिजनेसमैन गायब हो गया, कहाँ चला गया।
अब माँ ज्यादा सख्ती नहीं दिखाती है, पुलिस वाले कई सवाल जवाब करते हैं, उसके आगे मुझे ऐसा ज्यादा पता नहीं होता। अब जो मेरी माँ होती है मेरी पढ़ाई को बंद करा देती है। यहाँ पर मेरे स्कूल की मैडम भी ये कहती हैं कि भाई तुम बच्चे को क्यों निकाल रहे हो, तो मेरी माँ उनसे फोन पर कह देती है कि मैं अपने बच्चे को किसी और स्कूल में पढ़ाऊंगी। और उसके बाद मेरी माँ मुझे एक फार्म हाउस पर ले जाती है और वहां पर एक कमरे में मुझे बंद कर देती है। जब मेरी माँ मुझे एक कमरे में बंद करती है तो शायद मुझे एहसास होता है कि अब मेरे साथ कुछ गलत होगा। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उस कमरे में जब मैं बंद रहा करता तो मैं अपनी माँ की अय्याशियां अपनी आंखों से देखा करता, क्योंकि जो मेरी माँ होती है वो नौकर चाकरों के सामने वो सब कुछ नहीं करना चाहती थी जो वो फार्म हाउस पर आकर उस व्यक्ति के साथ किया करती जो मैंने माँ के साथ पहले देखा था। अब मैं धीरे धीरे 8 साल का हो जाता हूँ, पढ़ाई का कोई नाता नहीं होता है, कमरे की हालत इतनी बुरी हो जाती है और जिस फार्म हाउस में मेरी माँ ने मुझे बंद किया था वो बिल्कुल ऐसी जगह पर था जहां से कोई मेरी आवाज भी नहीं सुन सकता। मेरी माँ उसके साथ वो सब कुछ करती थी। शायद उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, लेकिन अब तो मुझे सारी चीजों का पता होता है। मैं जब देखता हूँ मैं बहुत रोता हूँ, मैं रोता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरी कोई भी आवाज सुनने वाला वहां पर नहीं था। किसी को मेरी कोई खबर ही नहीं थी, क्योंकि हमारा कोई और नहीं होता। मेरे पापा ने अपने बलबूते पर हमारा जो बिजनेस होता है वो खड़ा किया था। मेरी माँ जब उस व्यक्ति के साथ वहां पर आती, सौतेली माँ, तो मेरी आंखें भर आती और मैंने अब उन लोगों को देखना भी छोड़ दिया। लेकिन मैं जब बार बार अपनी माँ से पूछा करता कि मेरे पापा कहाँ पर हैं, तुम्हें पता होगा उस दिन से मेरे पापा मुझे नजर नहीं आए, तो वो एकदम फेक सी हंसी हंसती है। उसका आशिक उसके साथ होता है और वो कहती है कि तुम्हें तेरा पापा चाहिए ना। एक 9 साल का बच्चा जब सुनता है कि उसकी सौतेली माँ ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसके पिता को जान से मार दिया और जिस फार्म हाउस में वो रह रहे थे उस पिता को वहीं पर दफन कर दिया गया था, आज से करीबन 4 या 5 साल पहले। दोस्तों वो बच्चा टूट जाता है 9 साल की उम्र में। कई दिनों तक वो खाना नहीं खाता। अब तक उसे आस थी कि मेरे पापा आएंगे, मुझे बचाएंगे, लेकिन वो आस भी खत्म हो जाती है। ये लड़का, इसके तन पर आधे कपड़े भी नहीं होते हैं क्योंकि वो महिला बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है और उस महिला की जिंदगी बड़ी उम्दा बीत रही थी। ये लड़का कई कोशिश करता है, ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल इसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है और दिमागी हालत भी इसकी ठीक नहीं रहने लगी थी, क्योंकि ना ही तो आसपास कोई था। बचपन से अकेला ये एक ही कमरे में बंद रहते हुए इसकी दिमागी हालत भी फिरने लगती है और ये पागलों की तरह करने लगता है। तो यहाँ पर एक और मैटर था। जब इसकी माँ ने इसके पिता को मारा था, उससे पहले इसकी माँ बताती है इस लड़के को, 9 साल के को, कि मैंने तुम्हारे पिता से पूछा है, तुम्हारे पिता ने ऐसी वसीयत लिखवाई है जो पूरी प्रॉपर्टी है वो जब तुम 22 साल के हो जाओगे, जब वो तुम्हारे नाम आएगी और तुम वो वसीयत किसी के भी नाम कर सकते हो। और मैंने इसी वजह से तुम्हारे पिता को इस दुनिया से भेज दिया है। और तुम्हें मैं क्यों झेल रही हूँ? मैं तुम्हें भी तुम्हारे पिता के पास भेज सकती थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने ऐसे काम कर दिए कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना तुम्हें भी मैं कब का रफा दफा कर देती और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बिताती। ये बातें सुनकर वो लड़का बहुत ही उदास और परेशान रहा करता। जिंदगी तो चलनी थी, किसी के लिए रुकती नहीं है। जिंदगी कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती, समय किसी के लिए नहीं रुकता। चाहे कितना भी खास आपका गया हो, या आप कितने भी दुखी हो, या आप कितने भी खुशी हो। दोस्तों उस लड़के की जिंदगी बीतती है हरिओम, दिन पर दिन बस एक ऊपर वाले के नाम को याद रखा करता। अब वो पढ़ाई को भी ज्यादा ध्यान नहीं रखता है। दोस्तों पढ़ाई तो कहीं पर थी ही नहीं। अब उसे हल्के फुल्के शब्द जोड़ने आया करते और जो सौतेली माँ होती है वो उस लड़के से बार बार अभ्यास कराया करती कि तुम अपना नाम लिखना सीखो, और उसे जबरदस्ती हरिओम का नाम लिखना सिखाया गया ताकि वो 22 साल होने के बाद उस प्रॉपर्टी को अपने काबू में कर सके और उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम ले सके। दोस्तों यही सब कुछ सिलसिला चलता रहता है। हरिओम को कभी खाने को भी ढंग से नहीं मिला था, जिंदगी चल रही थी। हरिओम अब 22 साल का हो जाता है। 22 साल का होने के बाद हरिओम इतना समझदार हो चुका था, वो कई बार उस घर से भगने की कोशिश करता, लेकिन बेड़ियों में वो लड़का बंधा हुआ था और जो वो वहां पर गंदगी किया करता, वो वॉशरूम भी नहीं जा सकता था, इतनी बुरी उसकी हालत होती है। आप सोच सकते हैं, इमेजिन करिए आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपने उसी कमरे में पूरी जिंदगी, शायद मन में विचार आते हैं कि यहीं पर पूरी जिंदगी निकलेगी। दोस्तों उसके बाद 22 साल
यहाँ पर उसका जन्मदिन आता है जो हरिओम होता है, और उस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता। आज वो उस लड़के को नहलाती है, धुलाती है और कुछ पेपर्स लेकर आती है और कहती है कि हरिओम बेटा, तुम्हें इन पर साइन करना होगा। दोस्तों, हरिओम अपनी माँ की पूरी बातें समझ चुका था और उसे समझ आ गया था कि अगर मैं साइन कर दूंगा तो ये महिला मुझे जान से मार देगी। अब यहाँ पर हरिओम सारी बातों को समझते हुए अब साइन करने को तैयार नहीं होता है। दोस्तों, उसकी सौतेली माँ ने हरिओम के नाखून तक प्लास से नोच दिए थे, लेकिन हरिओम इतना अपने आप को मजबूत करता है और उसके आगे घुटने नहीं टेकता है, बिल्कुल भी उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं करता है। अब एक दिन हरिओम को टॉर्चर किया जा रहा था, प्रेमी भी आ जाता है। प्रेमी बहुत पिटाई लगाता है हरिओम पर। हरिओम टूटने ही वाला था, लेकिन तभी दोनों जने बाहर हॉल में जाते हैं, हरिओम को वहां पर छोड़ देते हैं और वहां पर जाकर वो रोमांस करने लगते हैं। यहाँ पर उस महिला ने गैस पर कुछ चढ़ाया हुआ था दोस्तों, और यहाँ पर जो हरिओम होता है ऊपर वाले को याद करता है, कहता है कि ऊपर वाले मेरा तू ही सहारा है। और दोस्तों, वहां पर जो गैस चल रही थी, किसी कारण बस वहां पर ऐसी आग लगती है कि जो पाम हाउस है उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगता है। वो दोनों जने एक कमरे में बंद थे, रोमांस कर रहे थे, और दोस्तों इस कदर उनके कमरे को आग अपने चपेट में लेती है कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, और दोनों प्रेमी और प्रेमिका उस आग में जलने लगते हैं। कोशिशों के बाद कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग वहां से निकलने वाले देखते हैं कि जैसे ही पाम हाउस में आग लगी हुई थी तो वहां पर एक आग बुझाने वाली मशीन बुलाई जाती है। दोस्तों, वहां पर आग बुझाई जाती है। यहाँ पर चमत्कार क्या होता है, जो महिला इतने ज्यादा अत्याचार कर रही थी वो जलकर उस आग में राख हो जाती है, लेकिन जो हरिओम होता है, जो बेड़ियों से बंधा हुआ था दोस्तों, उसका बाल भी बांका नहीं होता। हालांकि उनके मुंह में धुआं चला जाता है। अब जैसे ही वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, पुलिस भी आती है, आग बुझाने वाले भी आते हैं, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ हो जाती है। और भीड़ होने के कारण अब जैसे ही वो दमकल कर्मचारी अंदर जाते हैं और देखते हैं तो हरिओम जो बेड़ियों से बंधा पड़ा था, जिसके तन पर कपड़े नहीं थे, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उंगलियों से ब्लड निकल रहा था। दोस्तों, यहाँ पर अब जो आग बुझाने वाले थे, दमकल कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, उनसे हरिओम की वो बेड़ी नहीं खुलती है, लेकिन यहाँ पर वो काफी मशक्कत के बाद उस बेड़ियों को खोल देते हैं और हरिओम को एक बहुत बुरी हालत में बाहर निकाला जाता है। बाहर निकलने के बाद वहां पर मीडिया भी आ जाती है। मीडिया जब बिना कपड़े के एक लड़के को देखती है तो काफी सारे फोटो खींचे जाते हैं और हरिओम को हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचाया जाता है। लेकिन आग से किसी के नाखून नहीं उछल सकते। और दोस्तों, एक खबर और आती है कि दोनों जने यहाँ पर, पुलिस वाले तो समझ रहे थे कि इनकी माँ शायद इस आग में जल चुकी है, कभी सोचते कि इसमें कोई है ही नहीं, लेकिन दो आधे अधूरे शरीर उसमें पाए जाते हैं जले हुए। इसके बाद हरिओम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो बेहोशी की हालत में पहुंचते हैं। वहां पर उनका इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद अब वहां पर सवाल जवाब किए जाते हैं तो हरिओम एकदम से रोशनी को देखकर उनकी आंखों से एकदम ऐसे होता है कि बहुत अजीब सा उसे लगता है, लेकिन हरिओम अपने आप को संभालते हुए सारी सच्चाई पुलिस वालों के सामने रखते हैं और वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। डॉक्टर उनकी बहुत देखरेख करते हैं। दोस्तों, जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो हरिओम के नाम ही होती है, लेकिन बिना कुछ करे धरे ही जिस महिला ने उसे इतने दिन पीड़ा दी, दुख दिया, शायद ऊपर वाले ने उसके साथ न्याय किया और यहाँ पर वो महिला उसके रास्ते से हट जाती है। हरिओम बताता है कि मेरी माँ ने बताया था कि जिस फार्म हाउस में आग लगी है वहीं पर मेरे पिता की डेड बॉडी को आज से करीबन 18 से 19 साल पहले वहां पर दफनाया गया। तो सर, आपको मेरे पिताजी की जो डेड बॉडी है वो निकालनी होगी। हरिओम अपने पिता की डेड बॉडी को निकलवाता है जब वो स्वस्थ हो जाता है और उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। और दोस्तों, सारी क्रियाएं वो करता है जो हिंदू धर्म में होती हैं, रीति रिवाज सभी को करके अपने पिता से माफी मांगता है। कहता है कि पिताजी, मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा हो गया, लेकिन मैंने भी बहुत भुगता है, बहुत सहा है। लेकिन इन सब चीजों में हरिओम जो होता है दोस्तों, वो पढ़ाई से वंचित रह जाता है। लेकिन उसके बाद हरिओम जी ने अपनी पढ़ाई को चालू किया। आज वो व्यक्ति 60 से 65 साल के हैं और अपने काम में बहुत ज्यादा निपुण है। उनका बहुत अच्छा परिवार है और बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। लेकिन हरिओम जी कहते हैं कि जब भी उस पल को याद करता हूं तो अंदर से कांप उठता हूं। जो मेरे साथ हुआ है, शायद इस जन्म में तो मैं इन बातों को नहीं भूल सकता। ये बातें मेरे ही साथ जाएंगी और मेरे बच्चों के साथ जाएंगी। दोस्तों, हरिओम जी कहते हैं कि कभी भी कोई भी अपना ऐसा इंसान नहीं बन सकता जो इंसान लालची होता है। मेरी सौतेली माँ बहुत ज्यादा लालची थी। उसे हमारी प्रॉपर्टी का लालच था। उसने मेरा प्यार, मेरा दुख देखा ही नहीं। मैंने हमेशा उसको माँ मानने की कोशिश की। कई बार जब मेरे ऊपर वो जुर्म किया करती तो मैं कई बार कहा कि माँ,
मैं तेरा बेटा हूँ, मैं बहुत प्यार से तुम्हारे साथ रहूंगा, बहुत अच्छे से हम लोग रहेंगे। लेकिन मेरी माँ को ये सब कुछ बातें रास नहीं आई। दोस्तों इसके बाद कानूनी कार्रवाई हो जाती है। अब कानूनी कार्रवाई किसके खिलाफ करें? भाई जिन्होंने गलत किया था वो तो इस दुनिया से जा चुके थे। जिसने भी ये खबर सुनी बस यही कहते कि सही हुआ उनके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। तो अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा भी हो जाता है, चाहे हम करोड़पति के घर पैदा हुए हों या किसी गरीब के घर पैदा हुए हों, हमारी जिंदगी में जो लिखा है वो होकर रहेगा, इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। बहुत लोग तर्क देते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर तर्क देने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोस्तों ये कहानी 100% सत्य है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।